अगर एक दिन अचानक आपको सब पता चले कि भारत की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी जिसने दुनिया को बार बार अपनी ताकत दिखाई, वहां से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 100 से ज्यादा साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इस्तीफा देकर चले गए हैं, तो आपके दिमाग में पहला सवाल क्या आएगा? क्या इसरो में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है? क्या हमारे साइंटिस्ट विदेश जा रहे हैं? या फिर भारत की स्पेस पावर धीरे धीरे कमजोर होने लगी? क्योंकि जिस इसरो ने दुनिया को दिखाया कि कम बजट में भी बड़े बड़े मिशन पूरे किए जा सकते हैं, जिसने चंद्रयान को चांद तक पहुंचाया, मंगलयान को मंगल की कक्षा में भेजा, आदित्य L1 को सूर्य की तरफ रवाना किया और अब गगनयान मिशन की तैयारी कर रहा है, उसी इसरो से इतने सारे अनुभवी साइंटिस्ट एक साथ जाना सिर्फ एक सामान्य खबर नहीं है, एक ऐसा मुद्दा है जिसे समझना बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी संस्था की आज की स्थिति को समझना, उसका इतिहास जानना भी उतना ही जरूरी होता है। आज हम इसरो को दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसी में गिनते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। जब भारत आजाद हुआ था तब देश के सामने हजारों चुनौतियां थी, गरीबी थी, भूख थी, इंडस्ट्री कमजोर थी और टेक्नोलॉजी के मामले में भारत बहुत पीछे था। ऐसे समय में लोगों को लगता था कि स्पेस प्रोग्राम जैसी चीजें अमीर देशों के लिए होती है, भारत के लिए नहीं। लेकिन कुछ लोगों की सोच अलग थी। भारत के महान वैज्ञानिक साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई ने एक सपना देखा। उनका कहना था कि अगर भारत को भविष्य में मजबूत बनना है तो स्पेस टेक्नोलॉजी सिर्फ प्रेस्टीज का सवाल नहीं है, बल्कि डेवलपमेंट का सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है। वेदर फोरकास्ट, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, हर जगह सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगी। यही सोच आगे चलकर भारत के स्पेस प्रोग्राम की नींव बनी। 1962 में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी कि इनको स्पार की शुरुआत हुई। फिर 1969 में इसरो का जन्म हुआ। उस समय न बड़े रॉकेट थे, न बड़ी लैबोरेटरीज और न ही अनलिमिटेड बजट। आपने वो तस्वीर जरूर देखी होगी जहां रॉकेट के पार्ट्स बाइसाइकिल और बैलगाड़ी पर लिए जा रहे थे। दुनिया मजाक उड़ाती थी, लेकिन भारत के साइंटिस्ट मजाक का जवाब शब्दों से नहीं, रिजल्ट से देना चाहते थे। धीरे धीरे इसरो आगे बढ़ता गया। पहले छोटे रॉकेट्स आए, फिर सैटेलाइट्स बने, उसके बाद PSLV आया जिसने भारत की पहचान पूरी दुनिया में बना दी। फिर GSLV आया, नाविक आया, कम्युनिकेशन सैटेलाइट आए, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स आए और फिर आया वो दिन जब पूरी दुनिया भारत की तरफ देखने लगी। 2013 में भारत ने मंगलयान लॉन्च किया, सबसे कम बजट में। मार्स मिशन पूरा करके भारत ने इतिहास रच दिया। इसके बाद चंद्रयान मिशन आए। चंद्रयान 3 ने साउथ पोल के पास सफल लैंडिंग करके भारत को दुनिया का पहला देश बना दिया। आज इसरो सिर्फ भारत के सैटेलाइट नहीं भेजता, दुनिया के कई देशों के सैटेलाइट्स भी भारत के अपने लॉन्च व्हीकल से स्पेस में भेजता है। यानी इसरो सिर्फ साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा, बल्कि ग्लोबल स्पेस मार्केट का भी एक बड़ा प्लेयर बन चुका है। लेकिन दोस्तों, जितनी तेजी से इसरो आगे बढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से दुनिया भी बदल रही थी। एक समय था जब स्पेस सेक्टर पर सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल हुआ करता था। नासा, रॉसकॉमॉस, ये इसरो और यही बड़े नाम थे। लेकिन फिर दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया। प्राइवेट कंपनी ने स्पेस सेक्टर में एंट्री शुरू कर दी। अमेरिका में स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियों ने पूरी स्पेस इंडस्ट्री का गेम बदल दिया। गवर्नमेंट ने महसूस किया कि हर काम गवर्नमेंट एजेंसी नहीं करेगी, प्राइवेट सेक्टर भी रॉकेट्स बनाएगा, सैटेलाइट्स बनाएगा और स्पेस मिशन करेगा। भारत ने भी इसी दिशा में कदम बढ़ाया। 2020 के बाद भारत ने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनी के लिए खोल दिया। NSIL और इन स्पेस जैसी संस्थाओं का गठन हुआ ताकि प्राइवेट कंपनी भी इसरो की टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सके। शुरुआत में यह फैसला बहुत शानदार लगा। लोगों ने कहा कि इससे कंपटीशन बढ़ेगा, इनोवेशन बढ़ेगा और भारत का स्पेस सेक्टर पहले से ज्यादा मजबूत होगा। लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा था कि इसी फैसले के साथ एक नई चुनौती भी जन्म लेने वाली है और यही चुनौती आज इसरो के सामने सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसरो के एक्सपीरियंस साइंटिस्ट धीरे धीरे प्राइवेट कंपनी की तरफ जाने लगे? क्या यह सिर्फ बेहतर सैलरी की कहानी है या इसके पीछे कुछ और भी है? तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया कि जिस इसरो में नौकरी करना कभी साइंटिस्ट का सपना हुआ करता था, वहीं से आज अनुभवी साइंटिस्ट एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। क्या ये लोग देश छोड़कर जा रहे हैं? नहीं, यही सबसे जरूरी बात है जिसे समझना होगा। ज्यादातर साइंटिस्ट भारत में ही रह रहे हैं, लेकिन अब वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर प्राइवेट स्पेस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और यही पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। देखिए, 2020 के बाद भारत ने स्पेस सेक्टर की प्राइवेट कंपनी के लिए खोल दिया। सरकार का मकसद बिल्कुल साफ था कि अगर सिर्फ इसरो ही पूरे स्पेस सेक्टर को संभालेगा तो ग्रोथ लिमिटेड रहेगी, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी भी रॉकेट बनाएगी, सैटेलाइट्स बनाएगी और स्पेस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेगी तो भारत का पूरा स्पेस इकोसिस्टम बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और हुआ भी बिल्कुल यही। कुछ ही सालों में सैकड़ों स्पेस स्टार्टअप सामने आए। स्काईरूट, एरोस्पेस, अग्निकुल, कॉस्मस, पिक्सल और कई नई कंपनियों ने करोड़ों डॉलर की फंडिंग जुटानी शुरू कर दी। निवेश बढ़ा, टेक्नोलॉजी बढ़ी, अपॉर्चुनिटी बढ़ी, लेकिन एक सवाल खड़ा हो गया कि इतनी सारी नई कंपनियों को एक्सपीरियंस साइंटिस्ट मिलेंगे कहां से? क्योंकि साइंटिस्ट कोई 6 महीने का कोर्स नहीं बनता, उसके पीछे सालों की पढ़ाई, रिसर्च और एक्सपीरियंस होता है। और भारत में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस स्पेस साइंटिस्ट किसके पास थे? इसरो के पास। और यहीं से शुरू हुआ टैलेंट हंट। प्राइवेट कंपनी ने इसरो के अनुभवी साइंटिस्ट को बड़े बड़े ऑफर देने शुरू कर दिए। कहीं बेहतर सैलरी, कहीं ज्यादा फ्रीडम, कहीं फास्टर डिसीजन मेकिंग और कहीं नई टेक्नोलॉजी पर काम करने का मौका।
अब जरा खुद सोचिए कि अगर एक साइंटिस्ट सालों तक मेहनत करे, बड़े बड़े मिशन को सफल बनाए और फिर वहीं दूसरी जगह जाकर कई गुना बेहतर पैकेज, बेहतर रिसोर्सेस और ज्यादा फ्रीडम मिले, तो क्या उसके सामने डिसीजन आसान रहेगा? यही वजह है कि कई अनुभवी साइंटिस्ट ने प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करनी शुरू कर दी। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो आज भी भारत के स्पेस सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वो गवर्नमेंट एजेंसी के लिए काम करते थे और अब वो प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन यहां एक दूसरी चिंता भी सामने आती है। इसरो सिर्फ एक कंपनी नहीं है, यह भारत की स्ट्रैटेजिक स्पेस एजेंसी है। चंद्रयान, गगनयान, नेविगेशन, सैटेलाइट, डिफेंस, कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, इन सब के पीछे इसरो की भूमिका होती है। अगर एक साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस साइंटिस्ट बाहर निकल गए तो बड़े प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ सकता है। नए लोगों को ट्रेनिंग देने में समय लगता है, नॉलेज ट्रांसफर आसान नहीं होता, कई बार प्रोजेक्ट्स डिले भी हो सकते हैं। यही वजह है कि सरकार ने अब नोटिस पीरियड और प्रोजेक्ट हैंडओवर जैसे रूल को और भी मजबूत किया है, ताकि कोई भी साइंटिस्ट अचानक प्रोजेक्ट छोड़कर ना जाए। लेकिन क्या सिर्फ रूल बना देने से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? शायद नहीं। असल सवाल कहीं और है। अगर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस पावर बनना है तो सिर्फ रॉकेट बनाना काफी नहीं होगा। हमें साइंटिस्ट को भी वही सम्मान, वही रिसोर्सेस और वही अपॉर्चुनिटी देनी होगी जिनकी उन्हें जरूरत है। रिसर्च पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा, मॉडर्न लैब्स बनाने होंगे, यंग साइंटिस्ट को लॉन्ग टर्म कैरियर सिक्योरिटी देनी होगी और सबसे जरूरी कि उन्हें यह महसूस कराना होगा कि उनका टैलेंट भारत के लिए सबसे बड़ी ताकत। आज मुकाबला सिर्फ अमेरिका, चाइना और यूरोप से नहीं है, मुकाबला पूरी दुनिया के प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री से भी है। अगर भारत को अगले 20 से 30 साल तक स्पेस सुपर पावर बनना है तो इसरो और प्राइवेट कंपनी को एक दूसरे के कंपटीटर नहीं बल्कि पार्टनर बनना होगा। दोनों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। इसरो नई टेक्नोलॉजी और बड़े बड़े नेशनल मिशन पर फोकस करे, जबकि प्राइवेट कंपनी कमर्शियल स्पेस मार्केट को आगे बढ़ाए। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तभी भारत ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी को में बड़ी ताकत बना पाएगा। लेकिन अगर टैलेंट को रोकने की सही स्ट्रैटेजी नहीं बनाई गई, अगर रिसर्च पर पर्याप्त पैसा खर्च नहीं किया गया और अगर साइंटिस्ट को बेहतर माहौल नहीं मिला तो आने वाले समय में चैलेंजेस और भी बढ़ सकते हैं। इसलिए यह खबर सिर्फ 100 साइंटिस्ट के इस्तीफे की नहीं है, यह भारत के स्पेस फ्यूचर की कहानी है। क्योंकि देश की असली ताकत सिर्फ रॉकेट, सैटेलाइट या लॉन्च पैड नहीं होते। देश की सबसे बड़ी ताकत उसके साइंटिस्ट होते हैं। अगर साइंटिस्ट मजबूत होंगे तो इसरो मजबूत रहेगा और अगर इसरो मजबूत रहेगा तो भारत स्पेस रेस में आगे रहेगा और अगर भारत स्पेस रेस में आगे रहेगा तो आने वाला भविष्य सिर्फ आसमान तक नहीं बल्कि सितारों से भी आगे होगा।